हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एमए पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट के क्वेश्चन आंसर जानेंगे। राजनीतिक चिंतकों में थॉमस एक्विनास के योगदान का मूल्यांकन। संत थॉमस एक्विनास मध्यकालीन विचारकों में सबसे महान थे। डनिंग के अनुसार थॉमस एक्विनास महानतम स्कॉलिस्टिक थे। उनका मुख्य ध्येय इकोलास्टिसिज्म की भावना के अनुरूप ईसाई चर्च की शिक्षाओं और अरस्तू के दर्शन के बीच सामंजस्य स्थापित करना था। उसने प्राचीन यूनान की बुद्धिवादी विचारधारा का ईश्वरीय ज्ञान पर बल देने वाली ईसाई विचारधारा के साथ समन्वय किया। फास्टर ने कहा, एक्विनास ने अपने दर्शन में आरंभ से अंत तक ये सिद्धांत अंगीकार किया है कि अरस्तुवाद सत्य है लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। ये सत्य है जहाँ तक कि उसे विश्वास है कि सहायता के बिना मानव विवेक से खोजा जा सकता है, लेकिन विश्वास से परवर्ती प्रकटन ने उनको रद्द नहीं किया। जो कुछ विवेक से खोज लिया उसने तो केवल उसे पूर्ण किया है। इस प्रकार वो दर्शन के सभी विभाग में यूनानी आधार पर एक ईसाई भवन खड़ा करते हैं। जहाँ अरस्तू ने मनुष्य का उद्देश्य एक सुख की प्राप्ति माना है, वहीं एक्विनास इसे स्वीकार करते हुए कहते हैं कि मानव जीवन का इससे भी बड़ा एक लक्ष्य होता है जिसकी तुलना में वो सुख गौण है, और वो है पारलौकिक आनंद या मुक्ति प्राप्त करना। एक्विनास इस मत का प्रतिपादन करते हैं कि जिस प्रकार भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए राज्य आवश्यक है, उसी प्रकार इस अंतिम ध्येय की प्राप्ति के लिए चर्च एक आवश्यक संस्था है। उसने अरस्तू की राजनीति को ऑगस्टाइन और बाइबल के विचारों से मिलाकर उसका कायाकल्प कर दिया। उनके समन्वयवादी प्रयास से राजनीति और उनके दर्शन का एक नवीन रूप में जन्म हुआ। इन्हीं के कारण एक्विनास मध्य युग का समतुल्य अरस्तू है। एक्विनास की प्रमुख कृतियों में सुम्मा थियोलॉजिका, अरस्तू की राजनीति पर व्याख्या, राजाओं का शासन, सुम्मा कंट्रा जस्टाइल्स हैं। इस संबंध में वितनदूरा में लिखा है कि इतिहास में बहुत थोड़े विद्वान हुए हैं जिन्होंने एक साथ विचार के इतने विशाल क्षेत्र को इतने क्रमबद्ध रूप में और स्पष्टता के साथ प्रकाशित किया हो। राज्य संबंधी विचार। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मध्य युग में एक मत प्रचलित था कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था न होकर पाप प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न एक आवश्यक बुराई है, और राज्य सरकार का मुख्य कार्य मनुष्य की इस पाप प्रवृत्ति पर नियंत्रण करना है। वहीं थॉमस एक्विनास ने यूनानी दार्शनिकों के इस विचार को स्वीकार किया है कि मानव स्वभाव से ही सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, और राज्य इसलिए आवश्यक नहीं है कि वो मनुष्य की बुराइयों पर रोक लगाता है, बस इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपना पूर्ण विकास राज्य के बाहर नहीं कर सकता, या राज्य के बाहर वो पूरा आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता है। एक्विनास के अनुसार राज्य का कार्य केवल मनुष्य की पाप प्रवृत्ति का नियंत्रण करना नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी संस्था है जिसमें रहकर मनुष्य अपना पूर्ण विकास कर सकता है। मनुष्य के अपने विकास के लिए राज्य नितांत अनिवार्य है। एक्विनास राज्य को एक बंधन के रूप में ना लेकर स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था के रूप में स्वीकार करते हैं। एक्विनास के राज्य संबंधी विचारों को एवेल्स्टीन ने लिखा है कि एक्विनास ने सरकार की आवश्यकता को मनुष्य की सामाजिक प्रकृति पर आधारित माना है, और सरकार के संगठन को शासितों के शुभ के लिए शासक के उच्च स्तरीय विवेक और नैतिकता पर। दोनों विचारों में अरस्तू से उसकी समानता स्पष्ट है। एक्विनास ने एक राष्ट्रीय राज्य को महत्व प्रदान किया है। इस संबंध में ये समस्त मध्ययुगीन दार्शनिकों में अग्रणीय है, जिससे वर्तमान विचारों का सूत्रपात किया है। उनका विचार है कि रीति रिवाजों की एकता और समानता राज्य का उत्तम आधार होता है, और ऐसी एकता विशाल साम्राज्य की अपेक्षा छोटे राज्यों में अधिक अच्छे रूप में पाई जाती है। वो राज्य में पाए जाने वाली राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत ईश्वर को मानते हैं।
इनके समर्थन में वो बाइबल का ये प्रमाण देते हैं कि विश्व में ईश्वर के अलावा और कोई दूसरी शक्ति नहीं है। वो अपनी स्थापना को अरस्तु के इस आध्यात्मिक सिद्धांत से भी पुष्ट करते हैं कि भगवान जगत का अंतिम कारण और इसे प्रथम गति प्रदान करने वाले हैं। इस संबंध में एक्विनास ऑगस्टिन का भी ये तर्क है कि भगवान योग्य जातियों को ही राजनीतिक सत्ता प्रदान करते हैं। शासन पर एक्विनास के विचार भी यहाँ पर बताए गए हैं। राज्य के वर्गीकरण के संबंध में एक्विनास अरस्तु के विचारों को ही आदर्श मानते हैं और अरस्तु की भांति सामान्य हित पर आधारित राज्य को वो अच्छा और न्यायपूर्ण केवल अपने हित को लक्ष्य मानने वाले राज्य या शासन प्रणाली को निष्कृष्ट मानते हैं। उसने 6 प्रकार के राज्य बताए हैं। वो निरंकुश शासन तंत्र को सबसे खराब बताते हैं। ये उनकी दृष्टि से राजतंत्र का भ्रष्ट स्वरूप है। उनके उपरांत कुलीन तंत्र, मध्यवर्गीय जनतंत्र, सामान्य तंत्र और लोकतंत्र का क्रम आता है। राजतंत्र सर्वोत्तम शासन। कई शासन प्रणालियों में अरस्तु का झुकाव कुछ सीमा तक मध्यवर्गीय लोकतंत्र की ओर था, लेकिन एक्विनास का झुकाव राजतंत्र की ओर है। उसने राजतंत्र के समर्थन में कई तर्क दिए हैं। उनका विचार था कि एकता समाज का मुख्य ध्येय है और सरकार के संगठन में एकता लाने के लिए शासन की बागडोर एक व्यक्ति के हाथ में रहनी चाहिए। समाज का कल्याण इसी में है कि उनकी एकता की सुरक्षा हो सके और शांति स्थापित रह सके। ये एकता एकमात्र संगठन के आधार पर ही स्थापित कर सकती है और राज्य में एक व्यक्ति का ही शासन उचित है। उसी तरह हम यहाँ देखेंगे एक्विनास का दास और प्रथा संबंधी विचार क्या था। एक्विनास ने अरस्तु और ऑगस्टाइन की ही तरह दास प्रथा का समर्थन किया है, लेकिन इस संबंध में उनका आधार इन सिद्धांतों से काफ़ी अलग है। अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन कई व्यक्तियों की बौद्धिक योग्यता में अंतर के आधार पर किया था और ऑगस्टाइन दास प्रथा को पापियों को दंड देने की ईश्वरीय व्यवस्था मानते हैं। लेकिन एक्विनास ने इस प्रथा के पक्ष में ये तर्क दिया है कि इससे सैनिकों में वीरता, शौर्य और उत्साह की भावना का संचार होता है। युद्ध में पराजित होने पर सैनिक दास बना लिए जाते हैं और ये बात सैनिकों को युद्ध के अधिकाधिक वीरता के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि वो विजयी हों और दास ना बने। इस प्रकार दास प्रथा के समर्थन में उनका दृष्टिकोण पूर्णतः व्यवहारिक और बहुत कुछ सीमा तक अरस्तु से अलग है। अपने मत के समर्थन में उसने रोमन इतिहास से और बाइबल के पूर्वार्ध और ओल्ड टेस्टामेंट की डिट्रानॉमी नामक पुस्तक से प्रमाण दिया है। एक्विनास के कानून संबंधी सिद्धांत। थॉमस एक्विनास द्वारा प्रतिपादित कानून का सिद्धांत एक ऐसी धारा है जिसके माध्यम से अरस्तु, स्टोइक और सिसरो जैसे विचार मिलकर वर्तमान समय में हमारे सम्मुख आते हैं। प्राचीन समय में कानून और न्याय के संबंध में कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं थी। थॉमस एक्विनास ने इन दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़कर इसकी परिभाषा और व्याख्या की। थॉमस एक्विनास ने कानून की परिभाषा इस प्रकार से दी है कि कानून सार्वजनिक हित के लिए विवेक के अध्यादेश से कुछ भी राज्य से अधिक नहीं है। यह ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्मित और घोषित किया जाता है जिस पर समाज का उत्तरदायित्व होता है। एक्विनास के अनुसार कानून की एक विशेषता उसकी अपरिवर्तनशीलता है, जिसका आशय केवल ये है कि राजा उनमें मनमाने ढंग से परिवर्तन नहीं कर सकता। एक्विनास कानून का मूल स्रोत प्रकृति को मानते हैं और कानून न्याय का धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं तो वास्तविक नहीं वरन कानून का विकृत रूप होगा। उनका प्रयास था कि मानवीय कानून का दैवीय कानून के साथ सामीप्य प्रकट करें। उनके अनुसार मानवीय कानून कोई अलग वस्तु नहीं है बल्कि वो ईश्वरीय सत्ता की ही देन है। चूँकि कानून का आदि स्रोत प्रकृति है, अतः किसी भी मनुष्य में प्राकृतिक और दैवीय कानून का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं होती है।
यहाँ कानून के 4 प्रकार बताए गए हैं: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, दैवी कानून और मानवीय कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडुआ के मार्सिलियो के राजनीतिक विचार बताना है। मार्सिलियो ऑफ पेडुआ के राजनीतिक विचार की व्याख्या। ये 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके विधि सिद्धांत। मार्सिलियो अपने युग की परिस्थितियों की उपज थे। तत्कालीन परिस्थितियों ने उनके विचार को गहन रूप से प्रभावित किया। मार्सिलियो का राजनीतिक विचार अरस्तु के दृष्टिकोण का अनुगमन करता है। अरस्तु के समान मार्सिलियो भी राज्य को एक सजीव सत्ता मानते हैं जिनकी उत्पत्ति परिवार से होती है। कृषक, शिल्पकार, उद्योगपति, सैनिक, पुरोहित और प्रशासक, ये कई अंग जो किसी समाज के विभिन्न वर्ग हैं, आपसी सहयोग के आधार पर उनके जीवन के कई कार्य करते हैं। इनका स्वास्थ्य अब अंगों द्वारा समुचित और व्यवस्थित कार्य करने पर निर्भर है। अगर कोई अंग अपना कार्य उचित रूप से नहीं करता है, दूसरे अंगों के कार्यों में बाधा डाल रहा है, तो स्वाभाविक है संघर्ष और अशांति उत्पन्न होती है। जो श्रेष्ठ जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में समर्थ है। अंत में अरस्तु की तरह वो भी राज्य का उद्देश्य जीवन ही नहीं बल्कि उत्तम जीवन घोषित करते हैं, क्योंकि उनका कथन है कि मनुष्य पशुओं और दासों की भांति सिर्फ जीवित ही रहना नहीं चाहता बल्कि वो श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करना चाहता है। लेकिन अरस्तु के श्रेष्ठ जीवन और मार्सिलियो के जीवन की परिभाषा में कुछ अंतर देखने को आपको मिलेगा। मार्सिलियो तार्किक दृष्टिकोण से ईसाई पादरियों और कई अन्य पदाधिकारियों की ही भांति समझते हैं। मार्सिलियो के शासन संबंधी विचार राज्य के स्वरूप और संगठन का वर्णन करने के बाद शासन और कानून के निर्माण संबंधी अपनी धारणा का वर्णन करते हैं, जो उनकी विचारधारा एक महत्वपूर्ण अंश है। अरस्तु के समान ही मार्सिलियो उत्तम शासन उसे बताता है जिसमें शासक सामूहिक हित के लिए जनता की इच्छा के अनुसार शासन का संचालन करता है, और निकृष्ट रूप वो है जिसमें शासक अपने ही हितों को ध्यान में रखते हुए जनहित की अवहेलना करके शासन का संचालन करता है, लेकिन शासन के संबंध में वो इसके आगे अरस्तु के विचारों का समर्थन नहीं करता और अरस्तु की तरह इस बात को नहीं मानता कि कुछ लोग शासन करने के लिए पैदा हुए हैं और कुछ लोग शासित होने के लिए। वह अरस्तु के समान ये भी नहीं मानता है कि किसी एक प्रकार की शासन प्रणाली हमेशा अच्छी होती है। इस संबंध में उनकी मान्यता थी कि कई प्रकार की शासन प्रणालियां विभिन्न कालों या देशों के लिए अच्छी या बुरी सिद्ध होती है। मार्सिलियो शासन के 2 प्रमुख अंग मानते हैं, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। कार्यपालिका की दृष्टि से वो निर्वाचित राजतंत्र को और व्यवस्थापिका की दृष्टि से प्रतिनिध्यात्मक सभा को अच्छा समझते हैं। वो चाहते हैं कि राजतंत्र मर्यादित हो और अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो। उनका ये कथन है कि कार्यपालिका समूचे समाज के हित में शासन संपन्न करने के कार्य में सफल नहीं होती। उसे पद से हटा देने का व्यवस्थापिका को अधिकार होना चाहिए। मार्सिलियो का कानून या फिर विधि संबंधी सिद्धांत क्या है? मार्सिलियो कानून की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि कानून विधायक का बल प्रवर्ती आदेश है जिसका परिपालन न्यायालयों के द्वारा कराया जाता है। मार्सिलियो कानून को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं, दैवी और मानवीय कानून। दैवी कानून का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि इसमें सोच विचार के लिए ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती है। दैवी कानून में मनुष्य को बताया जाता है कि वो कौन सा कार्य करे और कौन सा ना करे। इस विधि में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ साधन प्राप्त करने का उपाय भी बताया जाता है। मानवीय कानून के बारे में वो कहते हैं कि मानवीय कानून नागरिकों के संपूर्ण समुदाय या फिर उसके प्रबुद्ध भाग का आदेश है। जो लोग विधि बनाने की शक्ति रखते हैं वो सोच विचार के बाद इस कानून को जारी कराते हैं। मानवीय कानून में ये बताया जाता है कि वो इस संसार में क्या करें और क्या ना करें।
इस कानून में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ साध्य प्राप्त करने या संसार के लिए वांछनीय परिस्थितियों के निर्माण का उपाय बताया जाता है। मानवीय कानून एक आदेश है जिसकी उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को इस संसार में दंड मिलता है। मानवीय कानून मानव बुद्धि की उपज है और स्वाभाविक है कि उसका निर्माण करने वाला और लागू करने वाला कोई शक्ति स्रोत है। इस शक्ति स्रोत के बारे में मार्सिलियो कहते हैं कि विधायक और विधि का प्रथम और उचित बुद्धिमत्तापूर्ण कारण जनता या फिर नागरिकों का संपूर्ण समुदाय या उसका प्रबुद्ध भाग है। वो अपने आदेश और निर्णय से या फिर सामान्य सभा की इच्छा से निश्चित शब्दावली में ये व्यवस्था देते हैं कि मनुष्य अमुक कार्य करे और अमुक कार्य ना करे। अगर मनुष्य विहित कार्यों का उल्लंघन करता है तो उसे दंड मिलता है। इस प्रकार मार्सिलियो के अनुसार विधि संबंधी सत्ता का स्रोत हमेशा ही जनता का प्रबुद्ध अंश होता है। मार्सिलियो की मान्यता है कि शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और न्यायपालिका विभागों का निर्माण नागरिकों के द्वारा किया जाता है, जो व्यवस्थापिका का भी निर्माण करते हैं। उनके अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कार्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित विधियों को कार्यान्वित करना और ये देखना है कि राज्य का सभी अंग सामूहिक हित के अनुसार अपना निर्धारित कार्य उचित ढंग से पूर्ण करते हैं या फिर नहीं। मार्सिलियो आगे कहते हैं कि जो कार्यपालिका कार्य उचित रूप से नहीं कर सकती वो अयोग्य कार्यपालिका है और व्यवस्थापिका को उसे हटाने का अधिकार है। व्यवस्थापिका को यह अधिकार प्रदान करने के बाद भी वो कार्यपालिका की सर्वोच्चता का समर्थन करते हैं और इस दृष्टिकोण से उसने सभी अधिकारियों और सशस्त्र सेनाओं को अपने अधीन कर दिया है। मार्सिलियो ने केवल कार्यपालिका को ही उच्चतर नहीं बनाया बल्कि उसकी सूत्रबद्धता और एकता पर भी बल दिया है। उनके अनुसार कार्यपालिका की एकता आंतरिक संघर्ष और अराजकता के विरुद्ध और शांति की सबसे बड़ी संरक्षक है। अपनी इस मान्यता के कारण ही उसने प्रजातंत्र पर राजतंत्र को प्राथमिकता प्रदान की है। यद्यपि उसने शासन व्यवस्था के स्वरूप के संबंध में कुछ विशेष नहीं कहा है, लेकिन एक बात निश्चित तौर पर यह कही जा सकती है कि वो इस दृष्टि से वंशानुगत राजतंत्र की तुलना में निर्वाचित राजतंत्र को अधिक अच्छा समझता है। मार्सिलियो द्वारा कार्यपालिका के एकीकृत और सर्वोच्च स्वरूप पर जो बल दिया गया उसका एक स्वाभाविक परिणाम ये निकला कि राज्य के नियंत्रण क्षेत्र से बाहर चर्च का कोई स्वतंत्र अधिकार क्षेत्र अपना अस्तित्व नहीं रख सकता। इस तरह उसने चर्च की सत्ता के मुकाबले राज्य सत्ता की सर्वोच्चता का समर्थन किया है। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे चर्च राज्य विवाद क्या है।